फर्स्ट एपिसोड में हम जैक मार्टन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी मॉम की ग्रेव पर आया था। जैक का आज यहाँ आने का एक खास मकसद है और वो मकसद है बालग्रेव यूनिवर्सिटी की तरफ से आया हुआ लेटर पढ़ना। दरअसल उसकी माँ का हमेशा से ही सपना था कि जैक का एडमिशन बालग्रेव यूनिवर्सिटी में हो जाए और इसीलिए जैक को जैसे ही यूनिवर्सिटी की तरफ से लेटर मिला वो सीधा उसे लेकर अपनी माँ के पास आ गया। अगले सीन में हम बालग्रेव यूनिवर्सिटी की चांसलर वेरा स्टोन और वहाँ की एक और लेडी मार्गरेट क्रेन को देखते हैं। वेरा और मार्गरेट में जैक के एडमिशन को लेकर बहस चल रही थी। फिर वेरा मार्गरेट को कहती है कि जैक में कई खूबियां हैं, वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, उसके अंदर हर काम करने के स्किल हैं और इसी के साथ वो बहुत समझदार भी है। लेकिन मार्गरेट वेरा की बात को काटते हुए जैक की बुराइयां गिनाने लगती है। काफी बहस होने के बाद मार्गरेट एक ब्लू रोज की पंखुड़ियों को तोड़कर वहां से चली जाती है, जिसका मतलब था कि जैक का एडमिशन बालग्रेव में नहीं होगा। जैक जब उस लेटर को पढ़ता है तो सॉरी शब्द देखते ही वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि सॉरी का मतलब था उसका एडमिशन नहीं होना। लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। वेरा उस टूटे हुए रोज को उठाती है और अपने जादू से जोड़ देती है। ऐसा करते ही जैक के लेटर में लिखे हुए सभी वर्ड्स बदल जाते हैं। अब लेटर में लिखा था कि जैक का एडमिशन हो गया है। उसको पढ़ने के बाद जैक खुशी के मारे झूमने लगता है। दोस्तों, जैक अपने ग्रैंडफादर यानी कि अपने नाना पीटर मार्टन के पास रहता था, जो कि पहले बालग्रेव यूनिवर्सिटी में काम कर चुके हैं। पीटर सुबह होते ही जैक के कमरे में आते हैं और उसे जल्दी से तैयार होने के लिए कहते हैं, क्योंकि आज जैक का बालग्रेव में पहला दिन था। जाने से पहले पीटर और जैक के डैड एडवर्ड कावेंट्री की तस्वीर को देखते हैं और फिर उन्हें गाली देकर बालग्रेव के लिए निकल पड़ते हैं। दरअसल जैक और पीटर दोनों ही एडवर्ड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और ऐसा क्यों है ये आपको आगे पता चलेगा। बालग्रेव पहुंचने के बाद रैंडल नाम का एक स्टूडेंट जैक को उसके कमरे तक छोड़ देता है। जैक को अपने रूममेट क्लेटन को देखकर बिल्कुल भी खुशी नहीं होती, क्योंकि क्लेटन का स्वभाव थोड़ा सा अजीब था। तभी कुछ देर बाद जैक को अपने सामने वाले रूम में वेस्टर्न नाम का एक स्टूडेंट दिखता है, जो अपने हाथ में बिल्कुल वैसा ही ब्लू रोज लेकर खड़ा था जैसा हमने पहले सीन में मार्गरेट और वेरा के पास देखा था। फिर वो वेस्टर्न से ब्लू रोज के बारे में पूछने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वेस्टर्न तुरंत ही अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है। फिर जैक उस पर ध्यान ना देते हुए अपना कॉलेज देखने के लिए निकल पड़ता है। कॉलेज देखते समय उसकी मुलाकात फिर से एक बार वेस्टर्न और उसके दोस्त ग्रेगरी से होती है। जैक वेस्टर्न से कहता है मुबारक हो, सीक्रेट सोसाइटी ने ब्लू रोज देकर तुम्हें सिलेक्ट कर लिया है। फिर वेस्टर्न सब जानते हुए भी अनजान बनने लगता है और जैक को कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। फिर वेस्टर्न जैक को मारने लगता है, लेकिन जैक उसका हाथ ब्लॉक करके उसको जमीन पर गिरा देता है। तभी एलिसा नाम की एक सीनियर स्टूडेंट जैक और वेस्टर्न की हरकतें देखकर हंसने लगती है। फिर वेस्टर्न ग्रेगरी के साथ वहां से चला जाता है। दरअसल एलिसा नए स्टूडेंट्स को कॉलेज दिखाने जा रही थी, लेकिन जब वो कॉलेज के बारे में बताना शुरू करती है तो जैक भी कॉलेज का इतिहास सभी को बताने लगता है। जैक को बालग्रेव के बारे में सब कुछ पता था। फिर एलिसा ये देखकर हैरान रह जाती है कि जितना कुछ जैक को बालग्रेव के बारे में पता है उतना तो शायद उसे भी नहीं पता था। अब जैक खुद नए स्टूडेंट्स को पूरा कॉलेज दिखाता है। फिर चलते चलते वे लोग एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं, जिसको कॉलेज की सबसे हंटेड बिल्डिंग कहा जाता था। जैक स्टूडेंट्स को बताता है कि इस बिल्डिंग में 8 अलग अलग भूत रहते हैं, लेकिन उनमें से सबसे खतरनाक है चीखती हुई औरत। फिर एलिसा जैक की बातें सुनकर हंसने लगती है, क्योंकि शायद ये उसे सिर्फ एक अफवाह लगती थी। काफी घूमने के बाद जैक और एलिसा दोनों का ही ये टूर खत्म हो जाता है। फिर एलिसा वहां से चली जाती है। अब रैंडल जैक को एक बार फिर से मिलता है और फिर वहां बैठकर वे लोग ऑर्डर के बारे में बात करने लगते हैं। ऑर्डर लाइब्रेरी के बेसमेंट में एक सीक्रेट सोसाइटी है, जिसके मेंबर्स कॉलेज के कुछ ही लोग हैं और उन मेंबर्स को कहा जाता है नियोफाइट्स। जैक ने जब उस लाइब्रेरी के बारे में एलिसा से बात की, लेकिन एलिसा उसे कहती है कि वहां पर कोई लाइब्रेरी नहीं है, क्योंकि उसे ऑर्डर का मेंबर बनना है। लेकिन वो मेंबर क्यों बनना चाहता है ये आपको आगे पता चलेगा। जैक के वहां से चले जाने के बाद रैंडल थोड़ा सा परेशान हो जाता है, जैसे वो जैक से कुछ छुपा रहा हो। अगले सीन में हम वेस्टर्न को देखते हैं। वो सुबह सुबह जॉगिंग करते हुए जंगल साइड टहल रहा था, लेकिन तभी कोई उस पर हमला करके उसको मार डालता है। फिर जब उसकी मौत की खबर कॉलेज में फैलती है तो सबका शक जाता है जैक पर, क्योंकि लास्ट टाइम वेस्टर्न और जैक की लड़ाई हुई थी। फिर चांसलर वेरा और डिटेक्टिव हयाशी जैक से पूछताछ करते हैं, लेकिन जैक उनको कहता है कि शुरुआत वेस्टर्न ने ही की थी और आप इस बारे में एलिसा से भी पूछ सकते हैं। फिर हयाशी जैक को छोड़ देते हैं और वहां से चले जाते हैं।
लेकिन वेरा जैक को वार्न करती है कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, वरना तुमको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। वेरा के जाते ही जैक को अपने बेड पर ब्लू रोज और छोटा सा एक कार्ड मिलता है, जो नए स्टूडेंट्स को नियोफाइट के लिए चुने जाने का एक टेस्ट था। फिर जैक जंगल की तरफ चला जाता है, जहां पर पहले से ही कई स्टूडेंट मौजूद थे। फिर जैक आमिर नाम के एक स्टूडेंट से पूछता है कि मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया, लेकिन आमिर उसे कोई भी जवाब नहीं देता। तभी वहां पर व्हाइट मास्क पहने कुछ रहस्यमयी लोग आ जाते हैं। फिर वो लोग सभी स्टूडेंट्स को एक कॉइन दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पूरे कॉलेज में इस कॉइन को ढूंढना है। कोई भी स्टूडेंट ना ही कॉइन के बारे में बात करेगा और ना ही एक दूसरे की हेल्प करेगा। जैक को उनमें से एक शख्स की आवाज बिल्कुल एलिसा की तरह लगती है, लेकिन सभी के चेहरे पर मास्क होने के कारण जैक ये कंफर्म नहीं कर पाता कि वो एलिसा है या कोई और। फिर जब जैक प्रोफेसर एरिक की क्लास अटेंड करता है तो बैठा बैठा जैक क्लू के बारे में सोचता है। तभी एरिक जैक से पूछते हैं कि वेस्टर्न की मौत पर तुम्हें कितना दुख है। जवाब में जैक कहता है कि मुझे तो उसकी मौत से फायदा हुआ है, क्योंकि वेस्टर्न के जाने से कम एक कंपटीटर कम हो गया। अब एरिक को जैक का जवाब बहुत ही पसंद आता है, क्योंकि उसने वेस्टर्न की मौत का झूठा दुख न जताते हुए ठीक वही कहा जो उसके मन में चल रहा था। क्लास खत्म होने के बाद जैक एक बड़े से चेस बोर्ड के पास उस कॉइन को ढूंढने लगता है। तभी कुछ देर बाद एलिसा वहां पर आती है और उस बड़े से चेस बोर्ड पर जैक के साथ चेस खेलने लगती है। एलिसा में कुछ तो अजीब था, जो कि जैक एक ही नजर में भांप लेता है, लेकिन अभी वो इस बारे में एलिसा से कोई भी बात नहीं करता। फिर एलिसा के फ्रेंड काइल के वहां पर आते ही एलिसा उसके साथ चली जाती है, लेकिन जाते जाते वो जैक को कहती है कि अगर तुम्हें इंग्लिश डिपार्टमेंट जाना है तो तुम मैप में देख सकते हो। जैक को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि उसने तो इंग्लिश डिपार्टमेंट के बारे में पूछा ही नहीं था, लेकिन फिर भी एलिसा के सजेशन पर वो मैप देखता है और पहुंच जाता है उसी रेस्ट्रिक्टेड एरिया में। वहां पर जैक को टॉड नाम का एक स्टूडेंट दिखता है, जो कॉइन ढूंढने के चक्कर में काफी जख्मी हो गया था। दरअसल कॉइन रिस्ट्रिक्टेड एरिया में मौजूद एक घर में है, लेकिन परेशानी की बात यह है कि अब कॉइन जिस पिंजरे में रखा हुआ है उसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक जानवर है, और उसी जानवर ने टॉड को जख्मी किया था। फिर ये सब जानने के बाद जैक उस कॉइन को लेने के लिए पहुंच जाता है। फिर काफी मुश्किलों और खतरनाक जानवर से बचने के बाद जैक उस कॉइन को हासिल कर लेता है, और फिर वो दोनों पहुंच जाते हैं रहस्यमयी मास्क पहने हुए लोगों के पास। टॉड उनको कहता है कि कॉइन को पहले मैंने देखा था, लेकिन वो लोग टॉड के मुंह पर एक पाउडर छिड़ककर उसे बेहोश कर देते हैं, क्योंकि टॉड कॉइन तक सबसे पहले पहुंचने के बाद भी उसे हासिल नहीं कर पाया था। जैक जब टॉड की तरफ देखता है तो अचानक टॉड गायब हो जाता है, और फिर वे सभी नकाबपोश भी गायब हो जाते हैं। जैक को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ये कहीं ना कहीं जैक से ही कनेक्टेड था। फिर कॉलेज जाने के बाद जैक आमिर के साथ हॉस्टल में जाता है, लेकिन तभी जैक और आमिर को ड्रिया नाम की एक स्टूडेंट के चिल्लाने की आवाज आती है। जब वे लोग ड्रिया के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो काफी ज्यादा जख्मी हालत में थी। फिर जैक आमिर से कहता है कि तुरंत 911 पर कॉल करो, लेकिन कुछ ही देर में ड्रिया की मौत हो जाती है। फिर डिटेक्टिव हयाशी एक बार फिर से जैक से पूछताछ करते हैं, ताकि उनको पता चल सके कि एग्जैक्टली वहां पर हुआ क्या था। सारी पूछताछ खत्म होने के बाद जैक एलिसा के पास जाता है, लेकिन तभी कुछ देर में वहां पर टॉड भी आ जाता है, जो अपनी पिछली सभी यादें भूल चुका था। यानी कि जो पाउडर उस पर डाला गया था वो कोई साधारण पाउडर नहीं, बल्कि मेमोरी इरेजर पाउडर था। टॉड के वहां से जाते ही जैक एलिसा से पूछता है कि तुमने उस पर कौन सा पाउडर डाला था, लेकिन एलिसा हिचकिचाते हुए कहती है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, और अगर किसी ने उस पर कोई भी पाउडर डाला भी था तो तुम्हें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। फिर इतना कहते ही एलिसा भी वहां से चली जाती है और जैक निकल पड़ता है अपना दूसरा टास्क पूरा करने के लिए। जैक जब बार में आमिर के साथ बैठा बियर पी रहा था तो उसे काइल में कुछ अजीब लगता है। फिर वो चुपचाप काइल का पीछा करना शुरू कर देता है ताकि उसे एलिसा और काइल की असलियत का पता चल सके। तभी जैक देखता है कि काइल बालग्रेव हॉल के अंदर जा रहा है, जिसको उस कॉलेज की सबसे डरावनी बिल्डिंग कहते हैं। जैक जब उस बिल्डिंग के अंदर जाता है तो वहां पर एलिसा, काइल, वेरा और कई और लोग मौजूद थे जो जादुई तरीके से बीते हुए समय को देख रहे थे। जैक ये सब देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने पहले कभी भी इसके बारे में नहीं सुना था। फिर वो घर जाकर अपने नाना पीट को बताता है कि हंटेड बिल्डिंग में वे सब लोग बीते हुए समय को देख रहे थे, लेकिन पीट उसकी बात सुनकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होते। पीट को बालग्रेव यूनिवर्सिटी के बारे में सब कुछ पता था और इसीलिए उन्होंने जैक को वहां पर भेजा।
ताकि जैक ऑर्डर का मेंबर बनकर एक जरूरी मकसद को पूरा कर सके। फिर बातें करते वक्त जैक को अचानक महसूस होता है कि उसकी पॉकेट में कुछ है, और जैसे ही वो पॉकेट में हाथ डालता है तो उसे लास्ट टेस्ट देने का एक नोटिस मिलता है। फिर जैक इस बारे में एलिसा से पूछता है, लेकिन एलिसा उसको सिर्फ इतना ही कहती है कि लास्ट टेस्ट बहुत ही खतरनाक होगा। अगले सीन में हम देखते हैं जैक रात के समय अपनी मॉम की कब्र खोद रहा था। शायद यही उसका लास्ट टेस्ट था, लेकिन तभी जैक की नजर काइल पर पड़ती है, जो काफी देर से उसकी रिकॉर्डिंग और फुटेज ले रहा था। काइल जैक को कहता है कि अगर ये फुटेज सोशल मीडिया पर अपलोड हो जाए या फिर कॉलेज में दिखा दी जाए तो तुम तो गए। अब जैक समझ जाता है कि ये सब काइल की चाल थी। उसने जानबूझकर जैक को यहाँ बुलाया ताकि कॉलेज से उसका पत्ता साफ हो जाए। जैक को काइल पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी काइल अपने हाथ पर एक कट लगाकर जैक की तरफ जोरदार हमला करता है, और ये सब देखकर जैक के होश उड़ जाते हैं। जैक को कोई अंदाजा भी नहीं था कि बालग्रेव के कुछ स्टूडेंट्स इस तरह की पावर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी जैक और काइल बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर एक बड़ा सा वोल्फ आ जाता है और जैक पर हमला कर देता है। काइल तो वोल्फ को देखते ही भाग जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी वो वुल्फ जैक पर हमला नहीं करता। वो उसके पास आता जरूर है, लेकिन फिर वहां से भाग जाता है। अब वुल्फ ने जैक को क्यों नहीं मारा, ये हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं जैक वुल्फ से बचकर जंगल में भाग रहा था, लेकिन तभी उसे एक बार फिर से वही नकाबपोश मिल जाते हैं। जैक को उनकी आवाज से समझ में आ जाता है कि ये दोनों नकाबपोश काइल और एलिसा हैं, लेकिन अभी भी वे दोनों सिर्फ जैक के टेस्ट के बारे में ही बात कर रहे थे। एक नकाबपोश जैक को बताता है कि तुम टेस्ट में फेल हो गए, और इतना कहने के बाद दूसरे वाला जैक के मुंह पर वही मेमोरी इरेजिंग पाउडर डाल देता है और उसको बेहोश कर देता है। जैक के बेहोश होते ही एलिसा अपना मास्क हटा देती है, और इसी के साथ ये बात भी कंफर्म हो जाती है कि जैक सही था। वो नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि एलिसा और काइल ही है। फिर अगली सुबह जैक की नींद सीधा कॉलेज में ही खुलती है। जैक देखता है कि उसके सामने एक टूटा हुआ ब्लू रोज पड़ा है, जिसका मतलब ऑर्डर ने उसे सिलेक्ट नहीं किया। अब हैरानी की बात यह थी कि जैक को पिछली रात हुई सभी बातें याद हैं, और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि एलिसा ने पाउडर बदल दिया था। अब जैक सीधा जाता है एलिसा के पास और उसको कहता है कि काइल ने मुझे फंसाया है। वो एलिसा को ये भी बताता है कि कल रात वहां पर वोल्फ भी आया था, जो हो ना हो सभी नियोफाइट्स को मार रहा है। फिर एलिसा जैक को बताती है कि वोल्फ हमारे टेस्ट का हिस्सा नहीं था। अब वो कहां से आया था और उसने नियोफाइट्स को क्यों मारा, ये किसी को भी नहीं पता है। जैक कहता है कि उसे अपनी काबिलियत साबित करने का एक और मौका चाहिए, लेकिन एलिसा उसे समझाती है कि दूसरा मौका नहीं मिल सकता। ये ऑर्डर का नियम है कि एक बार जो टेस्ट में फेल हो गया उसे कभी भी दूसरा मौका नहीं दिया जाता। फिर जैक अपने घर जाकर अपने नाना को पिछली रात हुई सारी बात बताता है। जैक की बातें सुनकर पीट उस वोल्फ के बारे में इंटरनेट पर सर्च करने लगते हैं, और काफी ज्यादा छानबीन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये वुल्फ कोई आम वुल्फ नहीं है, बल्कि एक वेयरवुल्फ है जो 19वीं सदी से लोगों को मार रहा है। अब वेयरवुल्फ के बारे में पता चलते ही जैक अपना माइंडसेट थोड़ा बदल लेता है। अब उसका मकसद ऑर्डर में जाने की बजाय उस वेयरवुल्फ को खत्म करना था, क्योंकि जब तक वेयरवुल्फ नहीं मरेगा तब तक नियोफाइट्स पर खतरा मंडराता रहेगा। अगले सीन में हम देखते हैं एलिसा वेरा स्टोन से मिलने के लिए जाती है। फिर वो वेरा को बताती है कि कोई वुल्फ नियोफाइट्स को मार रहा है, और जैक ने पिछली रात खुद उसे देखा था। वुल्फ का नाम सुनते ही वेरा समझ जाती है कि ये वही प्राचीन कहानियों वाला वेयरवुल्फ है। फिर वो एलिसा को कहती है कि इस वुल्फ को रोकने के लिए हमारे पास माहिर जादूगर मौजूद हैं, इसलिए तुम्हें या किसी और को परेशान होने की जरूरत नहीं। फिर इतना कहकर वो एलिसा को वहां से जाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ जैक वुल्फ से बचने के लिए एक हथियार लेता है और फिर वो कब्रिस्तान की तरफ चल देता है। कॉलेज में आने के बाद जैक की मुलाकात होती है आमिर से, जिसने नियोफाइट्स का टेस्ट पास कर लिया था। फिर जैक आमिर को कहता है कि तुम कुछ समय के लिए बाहर मत आना, क्योंकि वोल्फ ने वेस्टर्न और ड्रिया को मारा है और वो अभी भी आजाद घूम रहा है। अब जैक और आमिर के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसलिए जैक नहीं चाहता था कि वो वुल्फ आमिर को भी मार दे। फिर अगली सुबह जैक का शक यकीन में बदल जाता है, क्योंकि उस वुल्फ ने आमिर को भी मार डाला था। जैक और बाकी स्टूडेंट्स को आमिर की लाश पेड़ पर लटकी हुई मिलती है। उस वुल्फ ने आमिर को इतनी बुरी तरह से मारा था कि उसको देखकर आम इंसान की रूह कांप जाए। तभी एरिक का लेक्चर खत्म होने के बाद जैक रैंडल से इस बारे में बात करता है और उसे वो सब कुछ बताता है जो पिछले 2 दिनों में हुआ था।
जैक को शक था कि उस वोल्फ का अगला शिकार कॉलेज की ही एक और स्टूडेंट ग्रेबियल है, इसलिए जैक रैंडल को दूसरे स्टूडेंट्स के पीछे भेज देता है और खुद ग्रेबियल का पीछा करता है। कुछ दूरी पर पहुंचकर जैक को एलिसा मिलती है, जो खुद भी इन्वेस्टिगेशन के चलते ग्रेबियल का पीछा कर रही थी। एलिसा जैक से पूछती है कि तुमने उसके बारे में किसी को बताया तो नहीं, लेकिन जैक जवाब देता है हाँ, एक शख्स है जिसे मुझ पर पूरा भरोसा है। फिर वो दोनों साथ मिलकर ग्रेबियल का पीछा करते हैं, लेकिन शाम होने तक ग्रेबियल को कुछ भी नहीं होता। फिर जैसे ही रात होती है तो एक इंसानों जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर ग्रेबियल पर हमला कर देता है, लेकिन जैक और एलिसा ग्रेबियल को उस मॉन्स्टर से बचा लेते हैं। फिर ग्रेबियल के वहां से जाते ही वो मॉन्स्टर उन दोनों का गला पकड़ लेता है। तभी अचानक से उस मॉन्स्टर के कानों में एक लेडी की आवाज आती है, जो कि बोल रही थी वापिस आ जाओ, और इतना सुनते ही वो वहां से भाग जाता है। जैक और एलिसा समझ नहीं पा रहे थे कि वो मॉन्स्टर वहां से भाग क्यों गया। फिर जैक एलिसा को कहता है कि वो मॉन्स्टर पूरा का पूरा मिट्टी से बना था, इसलिए उससे जीत पाना नामुमकिन है। हॉस्टल पहुंचने के बाद जैक ये सारी बात रैंडल को बताता है। फिर कुछ देर बाद ग्रेगरी और काइल वो दोनों भी वहां पर आ जाते हैं, लेकिन उनको देखते ही जैक को ग्रेगरी पर कुछ शक होने लगता है। दरअसल ग्रेगरी मार्गरेट का बेटा है और 3 प्रतियोगियों के मर जाने की वजह से ऑर्डर में ग्रेगरी का सिलेक्ट होना पूरी तरह से तय हो गया था। इसलिए जैक को शक था कि हो ना हो उस मिट्टी के मॉन्स्टर को ग्रेगरी ने ही भेजा था। फिर नेक्स्ट डे जैक एलिसा से इस बारे में बात करता है। एलिसा जैक को बताती है कि उस मिट्टी के पुतले को गोलेम कहा जाता है, जो सदियों पुराने जादू से बना एक क्रिएचर है। गोलेम को जिंदा करने के लिए उसके माथे पर एक जादुई शब्द लिखना पड़ता है, और अगर कोई उस शब्द को मिटा दे तो गोलेम भी खत्म हो जाता है। एलिसा की बातें सुनने के बाद जैक अब उसको ग्रेगरी के बारे में बताता है, लेकिन एलिसा जैक को समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वेस्टर्न आमिर और ड्रिया जिंदा भी होते तो भी ग्रेगरी ऑर्डर में सिलेक्ट हो जाता, क्योंकि वो मार्गरेट क्रेन का बेटा है। अब गोलेम का डिस्कशन खत्म होने के बाद जैक अपने कमरे में आ जाता है। तभी उसको अचानक से अपने रूममेट क्लेटन का ख्याल आता है, जिसकी बातें बाकी स्टूडेंट से थोड़ी अलग थी। फिर जब वो क्लेटन की टेबल के पास जाता है तो वहाँ उसे मिट्टी मिलती है, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि वो मॉन्स्टर क्लेटन ने ही बनाया था। तभी कुछ देर बाद क्लेटन भी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन जैक को इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था कि वो मिट्टी का मॉन्स्टर क्लेटन ने नहीं बनाया, बल्कि वो खुद ही वो मॉन्स्टर है। फिर क्लेटन जैक का मुंह दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जैक उसके माथे पर लिखा हुआ जादुई वर्ड मिटा देता है और उसे वापस मिट्टी का पुतला बना देता है। जैक को समझ में नहीं आ रहा था कि क्लेटन को ऐसा किसने बनाया है। फिर वो क्लेटन का मुंह उठाता है और उसको लेकर वो सीधा हार्मेटिक ऑर्डर ऑफ द ब्लू रोज में पहुंच जाता है। उस वक्त ऑर्डर के सभी मेंबर्स ग्रेगरी को अपनी टीम में शामिल कर रहे थे, लेकिन जैक की बातें सुनने के बाद ग्रेगरी को मेंबर बनाने का काम थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाता है। तभी ऑर्डर का एक हेड क्लेटन को वापस जिंदा करता है और उससे पूछता है कि तुमको किसने बनाया था। फिर क्लेटन जवाब देता है, मार्गरेट क्रेन ने। क्लेटन के इतना कहने पर मार्गरेट क्रेन फंस जाती है और अब उसे और उसके बेटे दोनों को बंदी बना लिया जाता है। फिर ऑर्डर का हेड जैक से पूछता है कि क्या तुम ऑर्डर में शामिल होना चाहोगे। जवाब में जैक कहता है, हाँ मैं तैयार हूँ। फिर जैक के इतना कहते ही सभी नकाबपोश अपना मास्क उतार देते हैं, लेकिन तभी जैक को पता चलता है कि ऑर्डर का हेड और कोई नहीं बल्कि उनके पिता एडवर्ड है। एडवर्ड को ये बात नहीं पता थी कि जैक उसी का बेटा है, इसलिए वो जैक को नॉर्मल मेंबर की तरह ही ट्रीट करता है। फिर जैक तुरंत अपने घर जाकर ये सारी बात अपने नाना को बताता है। फिर उसके नाना कहते हैं, हमेशा से मेरा यही मकसद था और मैंने तुम्हें वहाँ पर इसीलिए भेजा था ताकि तुम एडवर्ड से मिलो, ताकि हम उससे तुम्हारी माँ का बदला ले सके। फिर वो जैक को बताते हैं कि तुम्हारी माँ ने एडवर्ड की वजह से ही सुसाइड कर ली थी और इसीलिए मैं अपनी पूरी जिंदगी एडवर्ड से नफरत करता रहा हूँ। पीट को सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि जैक अब ऑर्डर में शामिल होकर जादू सीखेगा, क्योंकि बिना जादू के वो लोग एडवर्ड से नहीं लड़ सकते थे। फिर पीट से मिलने के बाद जैक वापस उस वेयरवोल्फ को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। अगले सीन में हम एडवर्ड को देखते हैं, जो मार्गरेट को मौत की सजा देने वाला था। फिर एडवर्ड उसको 3 अलग अलग नाम बताता है और कहता है कि इनमें से एक नाम चुनो, जिस नाम को तुम चुनोगी तुम्हें उसी तरह की सजा मिलेगी। फिर मार्गरेट लेमेंट नाम चुनती है। फिर एडवर्ड क्लेटन को ऑर्डर देता है कि उसे लेमेंट की तरह मार दो और फिर वो मार्गरेट को एक दर्दनाक मौत देता है। दूसरी तरफ जैक वेयरवोल्फ का पता लगाते हुए एक रहस्यमयी घर में पहुंच जाता है। फिर वो जैसे ही उस घर के अंदर घुसता है वो वेयरवोल्फ वहां पर आ जाता है।
फिर जैक अपनी जान बचाता हुआ पहुंच जाता है घर की बेसमेंट में, जहां उसे एक चलता हुआ बॉक्स मिलता है। फिर जब वो उस बॉक्स के नजदीक जाता है तो उसके अंदर मौजूद वेयरवुल्फ की स्किन जैक के शरीर पर आकर चिपक जाती है और इसी के साथ सेकंड एपिसोड का एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं अगले दिन जब जैक की नींद खुलती है तो वो अपने सामने रैंडल और उसके दो दोस्त हैमिश और लिलिथ को खड़ा देखता है। रैंडल जैक को बताता है कि तुम अब हमारी ही तरह वेयरवुल्फ बन गए हो, जिन्हें नाइट्स ऑफ सेंट क्रिस्टोफर भी कहा जाता है। जैक समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या चल रहा है, लेकिन रैंडल उसे समझाता है कि तुम्हें धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। दरअसल पिछली रात जैक के शरीर पर जो वुल्फ की स्किन चिप गई थी, उसी के कारण जैक वेयरवुल्फ बन गया और फिर उसने वेयरवुल्फ बनते ही अपना पहला शिकार किया एक हिरन का और उसको मारकर खा गया। अब नाइट्स और द ऑर्डर्स के मेंबर बहुत ही पुराने दुश्मन हैं। नाइट्स का काम है द ऑर्डर के अंदर चल रहे जादू को रोकना, जिसके लिए उन्हें सभी को वेयरवुल्फ की ताकत मिली है। पिछली रात जैक के शरीर से जो वेयरवुल्फ की स्किन चिप गई थी उसे कहते हैं सिल्वरबैक। अब जब जब द ऑर्डर में किए गए जादू की धुन जैक के कानों में पड़ेगी तब तब उसके अंदर का वेयरवुल्फ बाहर आ जाएगा। रैंडल जैक से कहता है कि तुम्हें एक कसम खानी होगी कि जीऊंगा तो सिर्फ इसी मकसद के लिए। जैक जानता था कि अगर उसने ये कसम खा ली तो वो आम इंसान की बजाय हमेशा के लिए वेयरवुल्फ बन जाएगा, इसलिए बिना कसम खाए वो वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम एडवर्ड और वेरा को देखते हैं जो जैक के बारे में ही बात कर रहे थे। एडवर्ड वेरा से कहता है कि जैक तो सिलेक्शन में फेल हो गया था ना, फिर उसे मेमोरी इरेजिंग पाउडर डालने के बाद भी वो सारी बातें कैसे याद रह गई। फिर वेरा कहती है कि शायद एलिसा से पाउडर बनाने में कोई गलती हो गई होगी। एडवर्ड को इस बात पर कुछ शक सा हो जाता है। फिर वो वेरा को कहता है कि एक छोटी सी पार्टी का इंतजाम करो और उसमें नए मेंबर्स के साथ एलिसा को भी जरूर बुलाना। दूसरी तरफ एलिसा जैक को द ऑर्डर के टेंपल में मिलने के लिए बुलाती है और बताती है कि जब तुम ऑर्डर में पूरी तरह से शामिल हो जाओगे तभी मैं तुम्हें मैजिक सिखाऊंगी। ऑर्डर के लिए चुने गए हर एक मेंबर को एक ट्यूशन दिया जाता था और इत्तेफाक से जैक की ट्यूशन एलिसा के पास ही है। तभी हम देखते हैं कि एडवर्ड की पार्टी में सभी नए मेंबर्स जैसे जैक, ग्रेबियल और बेनिटो सभी को वेटर का काम दिया जाता है। ये शायद उनके सब्र का टेस्ट था ताकि एडवर्ड देख सके कि जादू के अलावा भी इधर उधर के काम करवाने में नए मेंबर्स को गुस्सा आता है या नहीं। कुछ देर बाद एडवर्ड सभी को अपने जादू का एक छोटा सा नमूना दिखाता है, लेकिन जादू होते ही जैक के अंदर का वेयरवुल्फ अचानक से बाहर आने लगता है। लेकिन फिर वो एक कमरे में चला जाता है ताकि किसी को उसके बारे में पता ना चल सके। कमरे में रैंडल पहले से ही जैक का इंतजार कर रहा था। फिर वो जैक को कहता है कि परेशान मत हो, जब तुम अपने अंदर के वेयरवुल्फ को काबू करना सीख जाओगे तब ऐसा नहीं होगा। फिर रैंडल जैक से पूछता है कि अब तुम कसम कब खाने वाले हो, क्योंकि अगर तुमने जल्दी ही कसम नहीं ली तो हैमिश और लिलिथ तुम्हें मार डालेंगे। दरअसल रैंडल ने अभी तक उन दोनों को नहीं बताया था कि जैक को ऑर्डर में शामिल कर लिया गया है, क्योंकि नाइट्स कभी भी ऑर्डर के सदस्यों को अपनी टीम में नहीं लेते। फिर जैक रैंडल से थोड़ा समय मांगता है। अगले सीन में हम देखते हैं एडवर्ड वेरा को नोस्टिक काउंसिल में क्रेन की जगह दे देता है, जो वेरा के लिए बहुत ही खुशी की बात थी। नोस्टिक काउंसिल एक ऐसी काउंसिल है जहां मेंबर्स द ऑर्डर के लीडर को सलाह देने का काम करते हैं और मैगस यानी कि लीडर गलत है तो उसे रोक भी सकते हैं। फिर एडवर्ड वेरा, काइल, जैसन और मैरी को ऑब्सीडियन ब्लॉक के बारे में बताने लगता है, जो लगभग 1500 से 2000 साल पुराना है। ऑब्सीडियन ब्लॉक के ऊपर एक जादुई प्रोटेक्शन लगी है, जिसकी वजह से कोई भी उसके अंदर के सामान को निकाल नहीं सकता। फिर एडवर्ड उन्हें बताता है कि आज तुम लोगों को अपना जादू इस्तेमाल करके इस प्रोटेक्शन को तोड़ना होगा। फिर एलिसा उसे तोड़ने के लिए एक जादुई वर्ड अपनी बुक में लिखती है, लेकिन काइल उस वर्ड को देख लेता है और खुद ही इस्तेमाल करने लगता है। फिर जादू होते ही प्रोटेक्शन काइल पर हमला कर देती है, जिसके कारण काइल का एक हाथ बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। इस हादसे के बाद अब ये काम एलिसा, जैसन और मैरी के लिए और भी ज्यादा खतरनाक हो गया था, क्योंकि अगर जादू गलत हुआ तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। फिर एडवर्ड उन सभी को थोड़ा समय देता है और फिर वो एलिसा को टेंपल साफ करने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जैक के नाना पीट बेलग्रेव में उससे मिलने के लिए आते हैं। फिर पीट जैक को कहते हैं कि अब तुम ऑर्डर में शामिल हो गए हो, इसलिए एडवर्ड का राज खोलने के लिए तुम्हें कुछ फुटेज की जरूरत होगी। जब हमारे पास उसके खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा हो जाएंगे तब हम उसको उसके कर्मों की सजा देंगे। फिर जैक पीट को समझाता है कि ये सब इतना आसान नहीं है, ऑर्डर के लिए मैं बस एक नौसिखिया हूँ
जिसके लिए अभी बहुत सारे राज जानने बाकी हैं। जब वे दोनों बात कर ही रहे थे तभी जैक को एलिसा का एक मैसेज मिलता है, जिसके बाद जैक वहाँ से चला जाता है। टेम्पल में एलिसा जैक को बताती है कि आज मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगी और एक बात हमेशा याद रखना, हर जादू की एक कीमत होती है। जैक जानता था कि अगर एलिसा ने जादू किया तो वो वेयरवुल्फ में बदल जाएगा, इसलिए वो जैसे तैसे एलिसा को रोकता है और फिर उसको अपने दिल की बात कह देता है। दरअसल जैक शुरुआत से ही एलिसा को पसंद करता था, लेकिन वो घबराहट की वजह से कभी उससे ये बात कह नहीं पाया। लेकिन फिर जैक एलिसा को अपने दिल की बात कहकर वहाँ से चला जाता है। अब रात हो जाती है, तभी हम देखते हैं ग्रेबियल, जैक और बेनिटो एक बार में एक साथ बैठकर पार्टी कर रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर ग्रेबियल एक ऐसा जादू करती है जिससे जैक और बेनिटो पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। ग्रेबियल वेट्रेस को बिल के पैसे देने की बजाय एक खाली पेपर देती है जिस पर कोई जादुई लोगो बना हुआ था। उस पेपर को देखकर वेट्रेस को लगता है जैसे ये असली के रुपए हैं, इसलिए वो खाली पेपर लेकर वहाँ से चली जाती है। अब एलिसा ने जैक को कहा था कि हर जादू की एक कीमत होती है, इसलिए कुछ देर बाद उस वेट्रेस के हाथ से गिलास नीचे गिर जाते हैं और उसे चोट लग जाती है। जादू का ये नियम है कि अगर जादू करने वाले ने उसकी कीमत नहीं चुकाई तो वो कीमत सामने वाले को चुकानी पड़ेगी। फिर ग्रेबियल जैक और बेनिटो को बताती है कि उसने ये जादू जेसन से सीखा है, क्योंकि जेसन प्यार का भूखा है। फिर ग्रेबियल ने अपना दिमाग लगाकर जेसन पर उसी का जादू कर दिया, जिसके कारण उसे लगने लगा कि वो ग्रेबियल के साथ रोमांस कर रहा है और इससे ग्रेबियल का भी काम आसान हो गया। फिर बार से घर लौटने के बाद जैक ग्रेबियल के बताए हुए जादू को ट्राई करता है। जादू करते वक्त उसके अंदर का वेयरवुल्फ बहुत कोशिश करता है कि वो बाहर आ जाए, लेकिन जैसे तैसे जैक उसको काबू करके वो जादू सीख लेता है। फिर नेक्स्ट डे जैक उस जादू को अपने प्रोफेसर एरिक के ऊपर ट्राई करता है, क्योंकि आज उसने अपना असाइनमेंट पूरा नहीं किया था। तभी जैक का जादू काम कर जाता है और एरिक को लगता है जैसे जैक ने अपना काम पूरा कर लिया है। लेकिन कुछ देर बाद एरिक अचानक से लड़खड़ा कर नीचे गिर जाते हैं। ये उसी जादू की कीमत है जो जैक के बदले एरिक को चुकानी पड़ी। फिर घर जाने के बाद जैक, बेनिटो और ग्रेबियल ये तय करते हैं कि अब वो ये छोटा मोटा जादू नहीं करेंगे, उन्हें कोई बड़ा जादू करना चाहिए जिसकी वजह से उन्हें बड़ा फायदा हो। इस काम को करने के लिए वो लोग टेम्पल से एक किताब चुरा लेते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी अंदाजा नहीं था कि जिस जादू को वो करने जा रहे हैं वो किसी की जान भी ले सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं ग्रेबियल, जैक और बेनिटो बार में बैठे पार्टी कर रहे थे। तभी रैंडल और उसके दोस्त उनको देख लेते हैं। फिर हैमिश और लिलिथ को शक हो जाता है कि जैक जरूर जादू कर रहा है, क्योंकि उसके पास कुछ ही दिनों में ब्रांडेड कपड़े और काफी महंगा सामान भी आ गया था। फिर रैंडल उन दोनों को बताता है कि जैक हार्मेटिक ऑर्डर ऑफ द ब्लू रोज में है, तो हो सकता है कि उसने सीखने के लिए जादू वगैरह किया हो। ये बात सुनते ही हैमिश बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन रैंडल उसे शांत करते हुए कहता है कि जैक हमारे बहुत काम आने वाला है, हम उसे डबल एजेंट बना सकते हैं जो हमें द ऑर्डर की खुफिया जानकारी लाकर देगा। ये बात हैमिश और लिलिथ को थोड़ी सही लगती है, लेकिन फिर भी वो ये जानना चाहते थे कि जैक जादू कर रहा है या नहीं। अगले सीन में हम एलिसा को देखते हैं जो वेरा से रेलिक्री का एक्सेस मांग रही थी। एडवर्ड का दिया हुआ असाइनमेंट पूरा करने के लिए वेरा एलिसा को एक्सेस दे देती है, लेकिन जाते जाते वो एलिसा से कहती है कि कितना भी आगे बढ़ जाओ मगर अपने पैर हमेशा जमीन पर ही रखना। अब वेरा इनडायरेक्टली एलिसा को सावधान कर रही थी कि जादुई दुनिया बहुत खतरनाक है, तुम अगर ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए हो तो हमेशा के लिए इस दुनिया में खो जाओगे। दूसरी तरफ रैंडल और उसके दोस्तों को जैक के रूम में से वो जादुई पेपर्स मिलते हैं जिन पर जैक ने ग्रेबियल का बताया हुआ जादू सीखा था। ये सब देखने के बाद हैमिश और लिलिथ तय करते हैं कि वो जैक को मार देंगे, क्योंकि भले ही वो उनके काम आ सकता है लेकिन है तो वो उनका दुश्मन ही। अगले सीन में हम देखते हैं जैक एक बार फिर से अपने नाना पीट से मिलने के लिए जाता है। पीट जैक से फुटेज और वीडियोस के बारे में सवाल करते हैं, लेकिन जैक कहता है कि ये काम बहुत ही मुश्किल है। अब पीट को लग रहा था कि शायद जैक अपने मकसद से भटक गया है, क्योंकि उसको ऑर्डर में शामिल हुए काफी दिन हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो अभी तक फोटोज नहीं ला पाया। लेकिन पीट को दुख ना हो इसलिए जैक उन पर ग्रेबियल वाला जादू कर देता है, लेकिन जादू पूरा होने के बाद पीट अचानक से खांसने लगते हैं, जैसे उनके गले में कुछ फंस गया हो। फिर जैक समझ जाता है कि उसके जादू की कीमत पीट को चुकानी पड़ी, इसलिए वो तय करता है कि अब से वो ये जादू नहीं करेगा। फिर जैक अपने रूम में वापस जाकर ग्रेबियल और बेनिटो को पूरे हादसे के बारे में बताता है। फिर ग्रेबियल जैक से रिक्वेस्ट करती है कि हम आखिरी बार ये जादू प्रोफेसर बेंसन के ऊपर करेंगे ताकि वो हमारा टेस्ट ना ले पाए। अब ग्रेबियल ने टेम्पल से चुराई हुई बुक की हेल्प से एक नया जादू सीख लिया था, लेकिन उसे कोई अंदाजा भी नहीं था कि इस जादू की कीमत क्या होगी। फिर ग्रेबियल जैक को वो बुक वापस टेम्पल में रखकर आने के लिए कहती है और जैक भी उसकी बात मान जाता है और
वहाँ से चला जाता है। किताब वापस रखते वक्त एलिसा जैक को बहुत डांटती है, क्योंकि एक तो उसने बिना किसी को बताए वो किताब चुराई और ऊपर से वो वाली किताब जिस पर जान लेने वाले मंत्र लिखे हैं। एलिसा की बातें सुनकर जैक के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद ग्रेबियल ये वाला जादू बेंसन के ऊपर करने वाली थी। फिर जैक के वहाँ से जाने के बाद एडवर्ड एलिसा के पास आता है और फिर उसको जादू करके प्रोटेक्शन तोड़ने के लिए कहता है। एलिसा ने अब तक जो कुछ भी सीखा था उसको इस्तेमाल करके वो एक ही बार में प्रोटेक्शन तोड़ देती है और फिर उसके अंदर से एक किताब निकालती है जो एडवर्ड के काफी काम आने वाली थी। दूसरी तरफ जैक बेंसन के घर पर पहुंच जाता है और उनको आगाह करता है कि आपकी जान को खतरा है, लेकिन जैक ने वहां पहुंचने में थोड़ी देर कर दी थी। जैक उनसे बात कर ही रहा था कि तभी जादुई आवाज काफी तेजी से उसके कानों में गूंजती है, जिसका मतलब ये है कि ग्रेबियल ने जादू करना शुरू कर दिया था। फिर जैक बेंसन से दूर हट जाता है, क्योंकि ये आवाज उसे वेयरवुल्फ में बदलने पर मजबूर कर रही थी। फिर थोड़ी देर बाद हम जैक को जंगल में पड़ा हुआ देखते हैं। जैक की जब नींद खुलती है तो उसके बगल में प्रोफेसर एरिक मरे पड़े थे, जिन्हें वेयरवुल्फ बनकर जैक ने ही मारा था। फिर जैक बहुत ही घबरा जाता है, जिसके बाद वो एरिक की बॉडी को जमीन में दफनाने लगता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 4th एपिसोड में हम देखते हैं जैक रैंडल को जाकर बताता है कि मैंने अपने प्रोफेसर को मार दिया है और हो सकता है कि मैंने प्रोफेसर बेंसन को भी मार दिया हो। फिर रैंडल जैक को समझाता है कि सिल्वरबैक ने तुम्हारे एथिक्स प्रोफेसर को मारा है, इसके पीछे जरूर कोई ठोस वजह रही होगी। फिर कुछ देर बात करने के बाद रैंडल और जैक बेंसन के घर जाते हैं ताकि वो देख सके कि बेंसन जिंदा है या नहीं। फिर बेंसन के घर जाने पर भी उन दोनों को उनकी लाश नहीं मिलती, इसलिए जैक इस बारे में अपने दोस्त बेनिटो को बताता है। बेनिटो जैक को बताता है कि बेंसन का कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से वो अब हॉस्पिटल में है। जैक को समझ नहीं आ रहा था कि उसने बेंसन को छोड़कर एरिक को क्यों मारा, लेकिन उसके पीछे क्या वजह है ये आपको आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम एलिसा को देखते हैं जो वीरा से टेम्पल के बारे में बात कर रही थी। एलिसा वीरा को बताती है कि एडवर्ड को अपना टेम्पल कुछ समय के लिए और चाहिए, क्योंकि मैंने प्रोटेक्शन तोड़कर उस प्राचीन बुक का एक हिस्सा निकाल लिया है, इसलिए एडवर्ड शायद उसी पर और काम करना चाहते हैं। फिर वीरा टेम्पल इस्तेमाल करने की अनुमति दे देती है, लेकिन एलिसा के जाने से पहले ही वो एक बार उसे आगाह करते हुए कहती है कि अक्सर एडवर्ड लोगों को ऐसा यकीन दिलाते हैं कि वो उस इंसान के लिए बहुत खास हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। एलिसा वीरा की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसे तो बस इस बात की खुशी थी कि वो एडवर्ड के ग्रैंड मैक्स के काम पर लगी हुई है। दूसरी तरफ रैंडल जैक को हैमिश और लिलिथ के पास लेकर जाता है और उन्हें प्रोफेसर एरिक की मौत की कहानी सुनाने लगता है। दरअसल एरिक और लिलिथ ने जैक को मारने का मन बना लिया था, लेकिन जब वो लोग ये बात सुनते हैं कि सिल्वरबैक ने प्रोफेसर एरिक को मार दिया है तो वो दोनों कुछ समय के लिए रुक जाते हैं। जैक को बेसमेंट में बंद करने के बाद रैंडल, हैमिश और लिलिथ ये तय करने लगते हैं कि जैक को जिंदा रखना है या नहीं। दूसरी तरफ जब एलिसा उस टेम्पल में जाती है तो एडवर्ड उसको रिचर्ड नाम के एक प्राचीन आदमी की जिंदा लाश दिखाता है। एडवर्ड एलिसा को बताता है कि जो किताब हमने ऑब्डिशियन ब्लॉक के अंदर से निकाली थी वो दुनिया की सबसे ताकतवर जादुई किताब है। उस किताब का नाम है वेडमैकम, जिसके कई सारे हिस्से अलग अलग जगह पर छुपाए गए हैं और उन जगहों में से एक है सर रिचर्ड का शरीर। अब रिचर्ड को जिंदा भी कहा जा सकता है और मरा हुआ भी, क्योंकि वो एक ऐसे सपने में खोए हुए हैं जिससे उनकी नींद कभी भी नहीं खुलेगी। फिर एडवर्ड एलिसा को कहता है कि मैं तुम्हारी कमर पर एक रस्सी का छोर बांध दूंगा और दूसरा छोर मैं खुद पकड़े रहूंगा। फिर तुम्हें रिचर्ड के सपने में जाना होगा और उस किताब को चुरा कर लाना होगा, लेकिन अगर इस बीच तुम्हारे पास से रस्सी छूट गई तो तुम हमेशा के लिए रिचर्ड के सपने में ही फंस जाओगी। एलिसा ये काम करने के लिए मान जाती है। फिर एडवर्ड सारी तैयारी करने के बाद उसे रिचर्ड के सपने में भेज देता है। एलिसा कई बार सपने के अंदर जाती है और फिर बाहर आ जाती है, क्योंकि रिचर्ड के सपने इतने खतरनाक थे कि घबराहट के कारण एलिसा की नींद अपने आप टूट जाती थी। फिर काफी कोशिशों के बाद एलिसा उस किताब के करीब पहुंच जाती है, लेकिन जब उसकी नींद एक बार फिर से खुलती है तो एडवर्ड आगे का काम अगले दिन करने का फैसला करता है। एडवर्ड जानता था कि इतनी बार उठने और सोने के कारण एलिसा मानसिक रूप से थक गई होगी, इसलिए वो उसे अभी के लिए घर भेज देता है। अगले सीन में हम जैक को देखते हैं जो बेसमेंट में बैठकर कुछ किताबें पढ़ रहा था। हैमिश, रैंडल और लिलिथ जब वहां पर आते हैं तो जैक उन्हें कई सारी ऐसी चीजें बताता है
जिनसे वे लोग पूरी तरह अनजान थे। रैंडल के अंदर जो वेयरवुल्फ है उसका नाम है ग्रेबियर्ड और हैमिश के अंदर वाले वेयरवुल्फ का नाम है ट्रूंडा और जो लिलिथ के अंदर वेयरवुल्फ है उसका नाम है टिम्बर। इनके अलावा 2 और वेयरवुल्फ हैं जिनके नाम है मिडनाइट और सिल्वरबैक। फिर जैक उन तीनों को समझाता है कि तुम जादू को हराना चाहते हो और मैं जादूगर को, इसलिए हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। हैमिश और लिलिथ को जैक की बात सही लगती है, इसलिए वे उसे मारने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। फिर वो तीनों मिलकर जैक को सिखाते हैं कि अपने अंदर के वेयरवुल्फ को कंट्रोल कैसे किया जाता है। काफी कोशिशों के बाद भी जैक नाकामयाब रहता है। फिर रैंडल उसे समझाता है कि तुम उस पल को याद करो जब तुम बेंसन के सामने वेयरवुल्फ में बदल रहे थे। फिर जैक उस पल को याद करने लगता है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। जैक बेंसन के सामने वेयरवुल्फ इसलिए बन रहा था क्योंकि ग्रेबियल और बनीटो ने जादू करके बेंसन की जान लेने की कोशिश की थी। उस वक्त ग्रेबियल के जादू का असर प्रोफेसर एरिक पर पड़ा, जिसके बाद वे सीधे बेंसन की जान लेने पहुंच गए। लेकिन जैक ने वेयरवुल्फ बनकर बेंसन को बचा लिया, लेकिन जादू का असर होने की वजह से बेंसन कार एक्सीडेंट में घायल हो गए। कुल मिलाकर कहानी ये है कि अगर जादू को रोकने की कोशिश की जाए तो वो अपना रास्ता बदलकर किसी न किसी इंसान को नुकसान पहुंचाता ही है, लेकिन इससे जादू की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। जैसे ही जैक इन सभी बातों को याद करता है वो तुरंत वेयरवुल्फ में बदल जाता है, लेकिन सिर्फ 3 ही सेकंड के लिए। फिर रैंडल और लिलिथ जैक को समझाते हैं कि जब तक तुम ये सोचते रहोगे कि तुमने एरिक को मारकर गलत किया है तब तक तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। अब जैक समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। वो इस बात को कभी भी नहीं अपना सकता था कि एरिक की मौत सही थी। फिर जैक वहां से चला जाता है। तभी बाहर उसे एलिसा मिलती है जो एडवर्ड वाला प्रोजेक्ट पूरा करके लौटी थी। फिर जैक एलिसा से पूछता है कि अगर जादू अपना रास्ता बदलकर किसी को नुकसान पहुंचाए तो क्या इससे वो कमजोर पड़ जाता है। फिर एलिसा कहती है हाँ, ठीक ऐसा ही होता है। तभी जैक को अचानक से महसूस होता है जैसे कोई फिर से जादू कर रहा हो और फिर वो भागकर सीधा रैंडल, हैमिश और लिलिथ के पास पहुंच जाता है। फिर जैक उनको बताता है कि ये जादू कोई और नहीं बल्कि ग्रेबियल और बेनिटो कर रहे हैं, लेकिन रैंडल कहता है कि हमें पहले से ही पता चल गया था। फिर रैंडल अपने दोनों दोस्तों के साथ ग्रेबियल और बेनिटो को मारने के लिए निकल पड़ता है ताकि वो लोग और जादू ना कर पाए। लेकिन जाने से पहले जैक उन्हें समझाता है कि मेरे पास एक और रास्ता है। हम ग्रेबियल से उगलवा सकते हैं कि वो अपना जादू किस पर कर रहा है और फिर हम उस इंसान को बचाकर जादू का रास्ता बदल देंगे। उन तीनों को ये आइडिया सही लगता है, इसलिए वे लोग जैक के प्लान में शामिल हो जाते हैं। दूसरी तरफ एलिसा अपना आगे का काम पूरा करने के लिए एक बार फिर से एडवर्ड के पास जाती है। इस बार वो उस किताब तक पहुंच जाती है जिसको वो पिछली बार उठाने से चूक गई थी, लेकिन तभी अचानक से असल दुनिया में सर रिचर्ड जाग जाते हैं। फिर वो एडवर्ड का गला पकड़ लेते हैं जिससे उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है। सपने में एलिसा रस्सी के पीछे भागने लगती है क्योंकि अगर रस्सी खत्म हुई तो वो कभी भी असल दुनिया में लौट नहीं पाएगी। फिर एडवर्ड जल्दी से एक मंत्र बोलकर रिचर्ड के शरीर में आग लगा देता है और फिर रस्सी की हेल्प से एलिसा को भी सपने से बाहर निकाल लेता है। अब फाइनली एलिसा रिचर्ड के सपने में से उस किताब को लेकर बाहर आ जाती है, जिसको देखकर एडवर्ड उसे गले से लगा लेता है। इतने में जैक भी ग्रेबियल और बेनिटो के पास पहुंच जाता है। फिर वो ग्रेबियल को डराने के लिए सामने से आ रहे लड़के पर जादू करता है और फिर वो ग्रेबियल से उगलवा लेता है कि वो फिर से बेंसन के ऊपर ही जादू कर रही है। सामने से आ रहा लड़का और कोई नहीं बल्कि हैमिश था, जिसको जैक ने पहले से ही पूरा प्लान समझा दिया था। फिर जैक, हैमिश, रैंडल और लिलिथ बेंसन के घर पर आ जाते हैं जहां बेंसन के हॉस्पिटल से घर लौटने की खुशी में पार्टी चल रही थी। फिर एक एक करके तीनों वेयरवुल्फ उन सभी लोगों को पकड़ लेते हैं जिन पर बेंसन को मारने का जादू किया गया था। लेकिन तभी एक कार बेंसन पर हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ती है। फिर जब जैक उसे देखता है तो वो जल्दी से वेयरवुल्फ बनकर उस कार को चकनाचूर कर देता है। फिर सारा काम खत्म होने के बाद वो चारों वेयरवुल्फ एक साथ बैठकर पार्टी करते हैं क्योंकि आज उन्होंने तकरीबन 10 लोगों की जान बचाई थी। फिर अगली सुबह जैक वेरा के पास जाता है और एरिक की जान लेने की सजा मांगता है, लेकिन वेरा उसे कहती है कि जादू की शुरुआत में अक्सर ऐसा होता है, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। फिर जैक एरिक की बॉडी के पास जाता है और उससे माफी मांगता है। कुछ देर बाद वहाँ पर रैंडल, हैमिश और लिलिथ भी आ जाते हैं जो जैक के सुझाव से काफी खुश थे। फिर जैक रैंडल को कहता है कि अब मैं पूरी तरह से वेयरवुल्फ बनने के लिए तैयार हूँ और मैं कसम खाता हूँ कि जीऊंगा तो सिर्फ इसी मकसद के लिए। और इसी के साथ 4th एपिसोड का एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है।
5th एपिसोड में हम देखते हैं जैक इंतजार कर रहा था कि कब वो किसी इंसान को बचाएगा। फिर वो तीनों नाइट्स को मनाने की कोशिश करता है कि हमें मुसीबत में फंसे लोगों को ढूंढना चाहिए, लेकिन वेयरवुल्फ का लीडर हैमिश जैक को समझाता है कि हम नाइट्स हैं, जब तक हमें जादुई आवाज सुनाई नहीं देगी तब तक हम नहीं जाएंगे। तभी कुछ देर बाद उन सभी को अचानक से एक जादुई आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो सब लोग मुसीबत में फंसे शख्स को बचाने निकल पड़ते हैं। इस बार जादू किसी औरत के ऊपर किया गया था जो कार के अंदर अपने प्रेमी को मार देती है, लेकिन तभी वेयरवुल्व्स वहां पर आकर उस औरत को खत्म कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं एडवर्ड द ऑर्डर के सभी सदस्यों को बता रहा था कि हमें वो प्राचीन बुक के बस 2 ही हिस्से और ढूंढने हैं, फिर उसके बाद हम दुनिया की सबसे ताकतवर जादू का इस्तेमाल कर पाएंगे। तभी कुछ देर बाद द ऑर्डर में रैने नाम की एक लेडी आती है, जिसको देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। दरअसल रैने वो लेडी है जिसकी वजह से एक बार द ऑर्डर के सभी सदस्यों की जान खतरे में आ गई थी, और इसके अलावा उसकी एक बहन भी है जो जीती जागती चुड़ैल है। फिर रैने और एडवर्ड अकेले में बात करने के लिए चले जाते हैं। वहां जाकर रैने एडवर्ड को बताती है कि मुझे कैंसर है और बहुत जल्द शायद मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। फिर एडवर्ड उससे सवाल करता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन एडवर्ड के इस सवाल के बाद ही रैने अपनी असली चाल चलती है। फिर वो एडवर्ड से कहती है कि तुम्हें वादे मैकम नाम की जो प्राचीन बुक है उसके 2 हिस्से चाहिए ना, और उसके बारे में केवल प्राचीन लोगों को ही पता है। उन लोगों के बिना वादे मैकम पूरी नहीं हो सकती, इसलिए तुम्हें कैसे भी करके उनकी आत्माओं से बात करनी पड़ेगी। एडवर्ड समझ जाता है कि रैने नेक्रोफोन की बात कर रहा है, जिसकी हेल्प लेकर मरे हुए लोगों से भी बात की जा सकती है। फिर रैने एडवर्ड को कहती है कि मैं तुम्हें नेक्रोफोन ला कर दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे कैंसर को ठीक करना होगा। फिर एडवर्ड इस ऑफर के लिए तुरंत ही मान जाता है, क्योंकि वादे मैकम को पूरा करना उसका सपना है। रैने के चले जाने के बाद एडवर्ड ये सारी बात वेरा को बताता है, लेकिन वेरा उसे समझाती है कि रैने का कैंसर ठीक मत करो, अगर एलिमेंटल ट्रांसफरेंस में कोई गड़बड़ हुई तो रैने मारी जाएगी। फिर एडवर्ड कहता है तुम उसकी टेंशन मत लो, एक बार नेक्रोफोन मेरे हाथ लग जाए, फिर रैने मरे या फिर जिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले सीन में हम जैक को देखते हैं जो एलिसा से ग्रैंड मैगस के बारे में बात कर रहा था। एलिसा जैक को बताती है कि मैंने एडवर्ड के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी, और ये सब मैंने इसीलिए किया क्योंकि एक दिन मुझे भी ग्रैंड मैगस बनना है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर काइल आ जाता है। फिर वो उन दोनों को इन्फॉर्म करता है कि इस फ्राइडे हम एलिमेंटल ट्रांसफरेंस नाम का एक बड़ा जादू करने वाले हैं, जिसकी तैयारी वेरा ने आज से ही शुरू कर दी है। अब जैक इस जादू के बारे में नाइट्स को बताता है और साथ में ये भी बताता है कि हमें कैसे भी करके इस जादू के बारे में पता लगाना होगा। फिर सभी नाइट्स मिलकर तय करते हैं कि वो जैक के जरिए इस जादू को खराब कर देंगे, लेकिन जैक को इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था कि उसकी गलती की सजा बाद में एलिस को भुगतनी पड़ेगी। फिर जब जैक एलिमेंटल ट्रांसफरेंस खराब कर देता है तो वेरा एलिस को टेंपल में आने से मना कर देता है, क्योंकि इन सभी चीजों की इंचार्ज एलिस ही थी। तभी रात को एलिसा बार में बियर पीने के लिए जाती है। कुछ देर वहां पर जैक भी आ जाता है और उसे दिलासा देते हुए कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर एलिसा दुखी होकर वहां से चली जाती है। फिर अगली सुबह जैक एडवर्ड के घर पर उनको समझाने के लिए जाता है कि एलिसा की इसमें कोई गलती नहीं थी, उसे तो ये भी नहीं पता था कि जादू आखिर खराब किसने किया। फिर एडवर्ड जैक को शांत करता है और कहता है कि परेशान होने वाली बात नहीं है। वेरा ने भले ही एलिसा को थोड़ा डांट दिया हो, लेकिन जादू खराब नहीं हुआ है। वो जादू मेरे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इस फ्राइडे हम कैसे भी करके उसको पूरा कर ही लेंगे। जैक का बहुत मन था कि वो इसी वक्त वेयरवुल्फ में बदलकर एडवर्ड को मार दे, लेकिन फिलहाल के लिए वो ऐसा नहीं कर पाता। दूसरी तरफ हैमिथ और लिलिथ बेसमेंट में जैक के बारे में बात कर रहे थे। लिलिथ का अभी भी ये मानना था कि जैक को उनकी टीम में नहीं होना चाहिए, लेकिन हैमिश इस बात से इनकार कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि सिल्वरबैक सभी वेयरवुल्फ में सबसे ताकतवर स्किन है, और अगर उसने जैक को चुना है तो जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। फिर वो दोनों किसी केसी नाम की लड़की के बारे में बात करने लगते हैं, लेकिन केसी की पूरी कहानी क्या है ये हमें आगे पता चलेगी। तभी जैक एडवर्ड के घर से निकलने के बाद काइल के पास पहुंच जाता है, क्योंकि आज जैक और काइल उन 5 लोगों को लेने जा रहे थे जिनकी बलि देकर रेने को ठीक किया जाएगा। ये 5 लोग गरीबी के कारण अपनी बलि देने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि द ऑर्डर उनकी जान के बदले उनकी फैमिली को बहुत सारा पैसा देंगे। जैक और काइल जब उन लोगों को लेकर जाने लगते हैं, तभी अचानक से एक वेयरवुल्फ आकर काइल की गाड़ी को पीछे से उड़ा देता है। ये वेयरवुल्फ कोई और नहीं बल्कि लिलिथ थी, जो काइल के बेहोश हो जाने के कारण
जैक से सवाल करती है कि तुम इन 5 लोगों को क्यों मार रहे हो। फिर जैक बताता है कि ग्रैंड मैगस बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं और इन 5 लोगों की बलि से मुझे उस प्लान के बारे में पता चल जाएगा। फिर लिलिथ गुस्से में वहां से चली जाती है और घर जाकर हैमिश को कहती है कि अब जैक खुद लोगों को मारने जा रहा है। उस दिन तो जैक हमें समझा रहा था कि हमें लोगों को नहीं मारना, और अब वो खुद 5 लोगों की बलि देने के लिए ले जा रहा है। कुछ देर बाद जैक भी वहां पर आ जाता है और हैमिश और रैंडल को समझाता है कि इसमें मैं गलत नहीं हूँ। एडवर्ड इस जादू को पूरा करने के लिए हर एक चीज दांव पर लगाने के लिए तैयार है और मुझे यही जानना है कि इस जादू के पीछे एडवर्ड का असली मकसद क्या है। अगर हमने उन 5 लोगों को बचाने की कोशिश की तो आने वाले समय में हजारों लोग अपनी जान गंवा देंगे। जैक की बातें सुनकर हैमिश उसे एक मौका और देता है, लेकिन अभी भी लिलिथ इस फैसले के खिलाफ थी। फिर जैक के जाने के बाद लिलिथ हैमिश से कहती है कि तुम शायद अब बूढ़े हो गए हो, अगर तुम में हिम्मत होती तो तुम उन 5 लोगों को मरने नहीं देते। फिर हैमिश कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, जैक हमारी ही टीम में है और वो जो भी कर रहा है सबकी भलाई के लिए ही कर रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं टेंपल में जादू शुरू कर दिया जाता है। एक्सपेरिमेंटल ट्रांसफरेंस की हेल्प से रेने के अंदर का कैंसर उन 5 लोगों के शरीर में डाल दिया जाता है जो बलि के लिए बुलाए गए थे। जादू सफल होने के कारण रेने उठ जाती है और अब उसे अपनी मौत की कोई भी फिक्र नहीं थी। फिर रेने सीधे एडवर्ड से जाकर मिलती है और उसके बाद एडवर्ड ऑफर के मुताबिक नेक्रोफोन की मांग करता है। रेने ने वो नेक्रोफोन अपने घर में रखा हुआ था, इसलिए एडवर्ड जैक और एलिसा को ऑर्डर देता है कि रेने के घर जाओ और नेक्रोफोन लेकर आओ। दूसरी तरफ हैमिश और लिलिथ इस बात पर नाराज हो रहे थे कि जैक ने उन 5 लोगों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। फिर हैमिश डिसाइड करता है कि जिन 5 लोगों में वो कैंसर डाला गया है उनको हम मार देंगे, क्योंकि बुक के मुताबिक 5 लोग अगर बीमारी की वजह किसी और चीज से मरे तो जादू नाकामयाब हो जाता है। अब हैमिश का प्लान सभी को सही लगता है, इसलिए वे लोग निकल पड़ते हैं उन 5 लोगों का खून बहाने। सबसे पहले तो टेंपल में पहुंचकर वो नाइट्स वहां के गार्ड जोनास को मार देते हैं और फिर उन 5 लोगों को भी मार देते हैं जिन पर जादू किया गया था। उन सभी के मरते ही कैंसर वापिस रेने के पास पहुंच जाता है। अब वो क्या करेगी ये हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ जैक और एलिसा बुक लेकर एक होटल में रुके हुए थे, लेकिन वहां पर अलग अलग सोने में उन दोनों को ही अच्छा नहीं लग रहा था। फिर कुछ देर